दोस्तों कल की क्लास में हम देख लिए थे निर्वाचन आयोग के बारे में। आज की क्लास में देखेंगे प्रमुख आयोग, राजभाषा, पंचायती राज एवं नगरपालिका और संविधान संशोधन के बारे में। देखते हैं दोस्तों, प्रमुख आयोग इम्पोर्टेंट कमीशंस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है तो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाया जा सकता है। भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत किया गया था। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत किया गया था। वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी तो राजमन्नार आयोग ने की थी। IAS और IPS को समाप्ति करने की सिफारिश किस आयोग ने किया था तो राजमन्नार आयोग ने किया था। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी तो रोज मिलियन बैथू बनी थी। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथू बनी थी। देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। सदस्य पहला होता है उच्चतम न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सदस्य दूसरा हो सकते हैं उच्च न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। सदस्य तीसरा होता है मानवाधिकार से संबंधित कार्यानुभव अथवा विशेष जानकारी वाले दो व्यक्ति। पदेन सदस्य होते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। पदेन सदस्य होते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। पदेन सदस्य होते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। पदेन सदस्य होते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। पदेन सदस्य होते हैं पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष। पदेन सदस्य होते हैं विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। पदेन सदस्य होते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्य की नियुक्ति होती है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। देखते हैं भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति। 30 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था। इसका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा एक प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतगी सम्मिलित थे। अध्यक्ष थे पिनाकी चंद्र घोष। प्रथम लोकपाल के अध्यक्ष थे पिनाकी चंद्र घोष। न्यायविद सदस्य थे जस्टिस दिलीप V भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी, अजय कुमार त्रिपाठी। गैर न्यायविद सदस्य थे अर्चना राम सुंदर, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह, इंद्रजीत प्रसाद गौतम। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है तो गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है। राजनीतिज्ञों व अपराधियों के मेलजोल संबंधी की जांच करने वाली समिति कौन सी है तो बोहरा समिति। राजनीतिक व अपराधियों के मेलजोल संबंधी जांच करने वाली समिति कौन है तो बोहरा समिति है। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था तो वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। संचित निधि को समेकित निधि के भी नाम से जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है तो अनुच्छेद 317 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है तो अनुच्छेद 317 के तहत। किसी राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल को।
राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? राज्य की संचित निधि पर। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। अब देखते हैं राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 में 4 भाषाएं की संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जिससे उसकी संख्या बढ़कर 22 हो गई थी। तो 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अब देखते हैं संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं। 1 में है असमिया, 2 में है बांग्ला, 3 में है गुजराती, 4 में है हिंदी, 5 में है कन्नड़, 6 में है काश्मीरी, 7 में है कोंकणी, 8 में है मलयालम, 9 में है मणिपुरी, 10 में है मराठी, 11 में है नेपाली, 12वां है ओडिसी, 13वां है पंजाबी, 14वां है संस्कृत, 15वां है सिंधी, 16वां है तमिल, 17वां है तेलुगु, 18वां है उर्दू, 19वां है डोगरी, 20वां है बोडो, 21वां है मैथिली और 22वां है संथाली। यही 22 भाषा है जो संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में राजभाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उसके मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 350 के क के तहत किया गया है। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया था? तो वर्ष 2003 में शामिल किया गया था। 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में से संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी भाषा जोड़ी गई थी। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। पूछेगा कि कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का संख्या प्राप्त हो चुका है? तो 6 को। पहला था तमिल, जिसको 2006 में घोषणा किया गया था। दूसरा था संस्कृत, जिसको 2005 में मान्यता मिला था। तीसरा था तेलुगु, जिसको 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। चौथा है कन्नड़, जिसको 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। 5वां है मलयालम, जिसको 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। छठा और अंतिम है ओडिया, जिसको 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं को 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। अब देखते हैं भाषा से संबंधित अनुच्छेद और विषय वस्तु। संघ की भाषा। अनुच्छेद 343 में संघ के राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 45 में क्षेत्रीय भाषा के तहत आता है। अनुच्छेद 45 में राज्य की राजभाषा एवं राजभाषाएं के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 346 में एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा। अनुच्छेद 347 में वर्णन है किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा में संबंधित प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय की भाषा। अनुच्छेद 348 के तहत कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में से साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 में कहा गया है भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अब विशेष विनिर्देश में कहा गया है अनुच्छेद 350 में शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा। अनुच्छेद 350 के ए में प्राथमिक स्तर और मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं। अनुच्छेद 350 के बी में कहा गया है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। अनुच्छेद 350 के बी में कहा गया है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। अनुच्छेद 351 में वर्णन है हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश। वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति की सिफारिश की अध्यक्षता में गठित की गई थी पंडित गोविंद बल्लभ पंत। वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तब पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? तो संसद में कम से कम दो तिहाई बहुमत से। सिद्धि भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 21वें संविधान संशोधन
1967 के तहत जोड़ा गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो बांग्ला। अब देखते हैं पंचायती राज एवं नगरपालिका, पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्देशित किया जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णन है? तो 11वीं अनुसूची में वर्णन है। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने कुल विषयों का निर्धारण किया गया है? तो 29 विषयों का निर्धारण किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है। पंचायत चुनाव, पंचायत इलेक्शन कितने अंतराल पर होता है? तो प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में शुरुआत हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान मॉडल की प्रस्तुति की है? तो 2 स्तरीय। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो वर्ष 1993 में। पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो भारतीय संविधान के 73वां संशोधन के तहत। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति, बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? तो 1957 में। अशोक राय मेहता समिति की व्यवस्था कब की गई थी? तो 1977 में। जेबीपी के राय समिति की व्यवस्था कब किया गया था? तो 1985 में। LM सिंधवी समिति की व्यवस्था 1986 में किया गया था। संथानन समिति 1962 में आया था और सादिक अली समिति 1964 में आया था। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा दी गई थी? तो LM सिंधवी समिति के द्वारा दिया गया था। किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोहण की शक्तियाँ दी गई है? तो गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? तो प्रशासनिक प्राधिकरण। पंचायती राज का प्रावधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। यह लोकतांत्रात्मक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितने अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है? तो 6 माह के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है। पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं 11वीं अनुसूची। इनमें पंचायतों की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारण किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय है। इस अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 11वां अनुसूची अनुच्छेद 243 के 6 से आर्टिकल 243G में है। 12वां अनुसूची 12th शेड्यूल में क्या है? तो इसमें नगर पालिकाओं म्यूनिसिपैलिटीज़ की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व बताई गई है। इस सूची में 18 विषय है। इन अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। यह अनुच्छेद 243 के ब यानी 243W में वर्णित है। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान यानी सीट आरक्षित किए गए हैं। अब देखते हैं विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज का स्तर, संस्थाएं और राज्य। देखते हैं संस्थाएं में क्या होता है। 1 स्तरीय में क्या है? ग्राम पंचायत। 2 स्तरीय में होता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति। 3 स्तरीय में होता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। 4 स्तरीय में होता है ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद, जिला परिषद। अब किस किस राज्य में एक स्तरीय ग्राम पंचायत है? तो केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम में 1 स्तरीय ग्राम पंचायत है। 2 स्तरीय ग्राम पंचायत कहाँ है? तो असम, ओडिशा, कर्नाटक और हरियाणा में 2 स्तरीय ग्राम पंचायत है। 3 स्तरीय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत। एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जहाँ 4 स्तरीय ग्राम पंचायत का वर्णन है।
गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुक समिति तथा जिला परिषद है। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजाति परिषद कार्यरत है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजाति परिषद कार्यरत है। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षित देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान किया गया है? तो राज्य विधान मंडलों को। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संस्थाएं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों की 1/3 है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या उद्देश्य है? तो देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? तो केरल में। अनुसूचित जनजाति एसटी से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जाति एससी हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एससी अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण का प्रावधान नहीं है। किस राज्य के राज्यपाल को उस विषय राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों टैक्स एंड फीस के निर्धारण के लिए सिद्धांतों के विषय में संतुति राज्य वित्त आयोग करता है? नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? तो स्वशासन की व्यवस्था को। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के आई के अंतर्गत किया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के आई के अंतर्गत किया गया है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषय पर विधि बनाने का शक्ति प्रदान है। पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्रदान करने का पात्र होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों का है। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? तो आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज से संबंधित समितियां संवैधानिक के बाद समिति का नाम, अध्यक्ष और वर्ष। पंचायत राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रकारों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स कार्यदल है। अध्यक्ष थे ललित माथुर, जिसका स्थापना 2001 में किया गया था। निम्नतम स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह थे, जिसके अध्यक्ष थे बी रामचंद्र, जिसका गठन किया गया था 2005 में। जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल था, जिसके अध्यक्ष थे श्रीमती राजवंत सिंधु और गठन 2008 में किया गया था। DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति है, जिसके अध्यक्ष थे बी रामचंद्र और इसका स्थापना किया गया था 2010 में। आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन की विशेषज्ञ समिति, इसका अध्यक्ष थे मणिशंकर आयर, जिसका स्थापना 2012 में किया गया था। अब देखते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? तो लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में विधेयक लाया जा सकता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो आया था, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध अनुच्छेद 2, 3 और 4 संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देता है कि भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके तथा राज्यों के सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सके। अनुच्छेद 75, 97, 125, 165 के 5 तथा 221 के 2 द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देता है। अनुच्छेद 105 के 3 के तहत कहा गया है, संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 106 में वर्णन किया गया है, संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 120 के 2 के तहत कहा गया है, संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 124 के 1 में कहा गया है, इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तथा उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे।
अनुच्छेद 135 में व्यवस्था किया गया है, संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 169 के 1 में कहा गया है, कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 239 कहता है, संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटोरीज के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन करता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना था? तो 69वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बना था। 99वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित है। 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21 के ए संविधान में जोड़ा गया था। संविधान का 86वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचन सदस्यों के दल बदल पर 52वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। दल बदल 10वीं अनुसूची में वर्णन है। अब 52वां संविधान संशोधन 1955 में आया था। भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किसके संबंधित था? तो कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधित विधेयकों के संरक्षण से। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से किन विधेयक पर पारित होना आवश्यक था? तो संविधान संशोधन विधेयक। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद के संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया। भारतीय संविधान के संशोधन में से किस संविधान द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% समिति सीमित कर दिया? तो 51वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के संशोधन में से किस संविधान द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% सीमित कर दिया? तो 51वां संविधान संशोधन के तहत। विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाला विषय। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। भाग 5 अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका और भाग 6 अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय। भाग 11 के अध्याय 1 में संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंधी। 7वीं अनुसूची की किस सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में संशोधन। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। अनुसूची 4। स्वयं अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन।